नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा लाभे। मैं आप सभी का शिक्षा मंडल के जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्वागत करती हूँ। और मुझे जो आपके लिए सब्जेक्ट अलॉट किया गया है उसका नाम है कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सब्जेक्ट है, जो कि आप जब आपने कॉमर्स फैकल्टी जो ली है, कॉमर्स में जो आए हैं, तो आप हो सकता है सीए बनना चाहे, सीएस बनना चाहे। तो कंपनी लॉ ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सीएस के स्टूडेंट के बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है। इसलिए आप बहुत अच्छे से इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि आप कंपनी सेक्रेटरी, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, वो हिंदी में भी कर सकते हो। तो आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में पढ़ाया जाएगा, और आप अगर आपकी प्रोफेशनल एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें भी हिंदी में कर सकते हो। इसलिए बहुत ध्यान से ये सब्जेक्ट को आपको सुनना है। आपके डाउट्स हो गए तो वो भी आपको मुझसे क्लियर करवाने हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी आप जब बोर्ड से आए हो, अब जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हो तब आपके आते हैं यूनिट्स। ठीक है, आपके हर एक सब्जेक्ट के यूनिट 4 होते हैं। वैसे ही कंपनी लॉ के भी आपको 4 यूनिट्स है, और ये चारों यूनिट को बराबर मार्क्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले यूनिट को 20 मार्क है, दूसरे को भी 20 है, तीसरे को भी 20 है, और चौथे को भी दिए हुए हैं 20 मार्क्स। ठीक है, ये 20 मार्क्स है, यानी यूनिवर्सिटी का जो पेपर आने वाला है वो कितने मार्क्स के लिए आएगा? 80 मार्क के लिए। और जो कॉलेज आपको मार्क्स असाइन करने वाले हैं वो कितने हो गए? 20। यानी आपके जो टोटल परसेंटेज बनने वाले हैं वो 100 से ही बनेंगे। लेकिन 80 मार्क्स जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपना किस तरह से आप उसे लिखते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 20 मार्क्स है वो आप कॉलेज में कितने रेगुलर आते हो, लेक्चर्स कैसे अटेंड करते हो, आपका बिहेवियर क्या रहता है, कॉलेज ने जो आपको असाइनमेंट्स दिए उसे प्रॉपरली आप कंप्लीट करते हो, और आप बाकी एक्टिविटीज में कितनी इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ये 20 मार्क्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, क्योंकि ये आपका जो ग्रुप है उसके ऊपर सर्कुलेट हो जाएगा। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे फर्स्ट यूनिट की तरफ, जो बताएगा, जैसे मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आप पूरे के पूरे जो लोग हैं वो कॉमर्स से आए हुए नहीं हो, आप आए हुए हो अदर स्ट्रीम से। यानी हो सकता है आपका साइंस हो, या आपका आर्ट्स हो, या तो कोई और फैकल्टी हो जिससे आप आए हुए हो। मैं इसलिए समझ के चल रही हूँ क्योंकि मैं इसके जो छोटी से छोटी चीजें हैं वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हो सकता है जो कॉमर्स के हैं वो बोले कि हमें ये पहले से ही बताया, आप फिर से बताने जा रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो पिछले साल पढ़ा हुआ CLSP है या जो कंपनी लॉ है वो आपने 1956 का पढ़ा हुआ है, और अभी आपको आया हुआ है 2013 का। और 2013 और 1956 में काफी बदलाव आया हुआ है, इसलिए आप भी ये भूल जाइए कि आपने पहले कंपनी लॉ को पढ़ा हुआ है। अभी आप सिर्फ ध्यान से ये देखना है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है उसमें अभी हमें 2013 आया हुआ है, और हमें फिर से ये नए तरीके से हमें सीखना है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, मैं आप ही की भाषा में बोलती हूँ क्योंकि आपको पिछले साल में चैप्टर्स थे, बराबर है। यहाँ पे यूनिट भी दिए गए हुए हैं, तो भी उनको सब डिवाइड किया गया है, जिसे हम लोग अभी चैप्टर्स कहेंगे। तो ये पहला वाला जो दिया गया हुआ है उसका नाम है बैकग्राउंड ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये क्यों आपको बैकग्राउंड दिया हुआ है? बैकग्राउंड इसीलिए दिया गया है कि जो कॉमर्स से आए हुए स्टूडेंट्स है वो 1956 को पढ़े हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि 2013 में क्या आया हुआ है। तो 2013 क्यों आया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, और अभी 1956 के बाद क्या कोई बदलाव आया ही नहीं है, कोई संशोधन हुआ ही नहीं है? तो हाँ, जरूर हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसे हमने संशोधन कहा हुआ है।
बराबर है। वो इसलिए कि थोड़े थोड़े हमारे उसमें बदलाव आए हुए थे, लेकिन फिर बाद में जब हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो और रोजगार उत्पन्न करने हैं, तो हम लोग सर्विसेज नहीं देख सकते हैं, हम लोग चाहते हैं स्वयं रोजगार निर्मिति। और स्वयं रोजगार निर्मिति कब हो सकती है? जब हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो। औद्योगिकरण कब हो सकता है? औद्योगिकरण तभी हो सकता है जब उसमें हम लोग सरलता लाए। अगर मुझे कोई मेरी खुद की फैक्ट्री बनानी है, मुझे अपनी एक खुद की कोई कंपनी बनानी है, लेकिन उसमें जो बताए हुए चीज़ें हैं वो बहुत ही लेंदी है, जो मेरी समझ के बाहर है, उसके लिए मुझे बार बार किसी से पूछना पड़ रहा है, और मैं जिससे पूछती हूँ वो मुझसे बार बार पैसा ले रहा है, मेरा वक्त जा रहा है। और जब ऐसे वक्त जाता है तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने अपनी कंपनी को शुरू ही नहीं करना है। और फिर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण नहीं हो पाया, और जब औद्योगिकरण नहीं हो पाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरह रोजगार की निर्मिति भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये था, ये न्यू कंपनी एक्ट यानी जो नई कंपनी एक्ट बनाई है 2013, वो इसी उद्देश्य से बनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण कैसे हो सकता है? सरलता लाने से। अब सरलता कैसे लाई गई है? डिजिटलाइजेशन से। देखिए, अभी हम लोग भी आपके जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं हम लोग? डिजिटलाइजेशन। अभी आप अगर यहाँ पे आते हैं तो धोखा कौन सा है? आपकी जान का, क्योंकि कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो आप आ नहीं सकते। अगर ये डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो आप सब्जेक्ट को समझ नहीं सकते, बराबर है। तो फिर अब आ भी नहीं सकते हो, समझ भी नहीं सकते हो, तो आपका जो वक्त है वो क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, वाया हो रहा है। तो ऐसे ये डिजिटलाइजेशन हर जगह पे हमारी जो कॉस्ट है उसको भी बचाता है और हमारा समय भी बचाता है। तो यही सोच थी कंपनीज एक्ट 2013 में। अगर हम लोगों ने एप्लीकेशंस को जो देना है, जो कंपनी की तरफ, रजिस्ट्रार की तरफ हमें जो एप्लीकेशन देनी है, वो अगर हम लोग कहीं पे भी बैठे बैठे अगर दे सकते हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें तुरंत तभी के तभी पता चल जाती है, तो ये हमारा इनकॉर्पोरेशन यानी हम कंपनी की स्थापना जो है वो बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो ये आपने ऑनलाइन फॉर्म्स भरे होंगे, बिल्कुल भरे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म्स में आपने ये देखा होगा कि उन्होंने आपको वहाँ पे बाजू में कॉलम भी आता है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, तो एग्जाम्पल करके वो कुछ टेम्पलेट्स देते हैं, वो बताते हैं आपको ऐसा ऐसा वहाँ पे भरना है। और जब तक कि आप उसको भरते नहीं है तब तक कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। पहले क्या होता था, जब आप आधी अधूरी आपकी आवेदन पत्र है वो लेके जाते थे रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार बोलता था कि आज आपने ये नहीं लाया है, आज आपने वो नहीं लाया है। अब ये इसमें हमारा वक्त भी जाता था और हमें बहुत सारी चक्कर जो है वो उसके यहाँ पे काटनी पड़ती थी। तो अभी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की वजह से क्या हुआ है, जब तक कि उन्होंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कहे हैं, जब तक कि आप उनको अपलोड नहीं करके देते हैं, तब तक कि आपका फॉर्म आगे ही नहीं जाता। तो अभी आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन जाने वाली है वो पूर्णतः जाने वाली है। और यही उद्देश्य है कि बहुत सरलता से, बहुत कम कीमत में आप अपनी कंपनी की स्थापना कर सके। और दूसरा ये है कि पहले बहुत सारे सेक्शंस थे, बहुत सारे शेड्यूल्स थे जो हमें समझने में वक्त लगता था और आसानी से समझ में भी नहीं आते थे। अभी उन्होंने उन सेक्शंस को भी बहुत कम कर दिया है और उन्होंने ऐसी चीज़ें लाई है जिसके वजह से हमें वो समझने में आसानी हो जाए। जैसे कि ई गवर्नेंस करके आया है, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन उनसे पूछ सकते हैं और आप उनसे अपने जो समाधान है क्षमता निरसन भी कर सकते हैं। तो ये है कंपनीज एक्ट 2013। जैसे आपने एक सुना होगा प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? जो कंपनी की स्थापना में जो अपनी पूरी मदद देता है, लेकिन पहले उसके बारे में कोई भी यानी डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं दी थी, लेकिन वो अभी किस में आई है? 2013 में।
जैसे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, ये संकल्पना पहले नहीं थी, वो अभी आई हुए 2013 में। वैसे वुमेन डायरेक्टर यानी महिला ये होनी चाहिए, डायरेक्टर होनी चाहिए, संचालक आपके कंपनी में होनी ही चाहिए। ये पहले 1956 में नहीं था, वो अभी आया है 2013 में। तो इस तरह से जो हमारी कुछ नए नए कंसेप्ट जो है वो आए हुए हैं आपके 2013 में, जो कि पहले नहीं थे। जैसे हम लोग महिला सबलीकरण की बात करते हैं तो महिला सबलीकरण कहीं पे भी 1956 में नहीं था, लेकिन जब कह रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर है, समझ लीजिए कि आपकी एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी में 3 डायरेक्टरों का होना, संचालकों का होना अनिवार्य है, लेकिन जब 3 संचालक है तो उसमें से कम एक संचालिका ये महिला होनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने बताया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, और वैसे ही वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है, अलग अलग कंपनियां क्या होती है, वो हम लोग डिटेल में एक एक चैप्टर एक संकल्पना लेके उसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।